स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म इजी पे। आज हम स्टार्ट करेंगे सूजस गवर्नमेंट का ऑथेंटिक सोर्स रिलेवेंट समसामयिक इश्यूज है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 2 पार्ट में कवर करेंगे स्टूडेंट्स, और आखिर में इसके हैंड रिटन नोट्स हैं आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में। ये लोक संस्कृति विशेषांक यहाँ पे हम देखेंगे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, इन्वेस्ट राजस्थान समिट, एमएसएमई सेक्टर के बारे में भी हम देखेंगे, राजस्थान रत्न पुरस्कार, उद्योग रत्न पुरस्कार, कुछ चर्चित मेंशन्ड स्थान है यहाँ पे जैसे मायरा की गुफा है, ओगड डैम है, जूना महल है। तो इस साथ मिशन सुरक्षित बचपन एक अभियान है बूंदी पुलिस का, पिछवाई कला है, मारवाड़ आदि महोत्सव, सेवा कला, गवरी गिंदड़, इनका विशेष यहाँ पे वर्णन है। वैसे तो लोक संस्कृति के अंदर आपका आर्ट एंड कल्चर पूरा है। आर्ट एंड कल्चर हम जो करंट स्पेसिफिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सूजस को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे गवरी दिया हुआ, गवरी क्या है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आप रंगीन चित्र देख रहे हैं जिसमें क्या है, लोक कलाकार अपनी वेशभूषाओं में गवरी के विभिन्न किरदारों का मंचन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गवरी क्या है, गवरी है मेरू लोक नाट्य। जो भी उत्कृष्ट जो चीज होती है अपने क्षेत्र में उस मेरू की उपाधि हम देते हैं। जैसे मेरू नृत्य कौन सा है, घूमर नृत्य। मेरू लोक नाट्य लोक नाट्यों में सबसे प्राचीन और सबसे उत्कृष्ट है, इसलिए इसको मेरू लोक नाट्य कहा जाता है। मुख्यतः मेवाड़ के भीलों द्वारा किया जाता है। मेवाड़ के जो 3-4 जिले हैं, कहाँ उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। कब होता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन, यानी श्रावण पूर्णिमा के अगले दिन से प्रारंभ होकर के अगले 1.25 महीने 40 दिन तक इसका मंचन किया जाता है। और ये किन कथाओं पे आधारित है, शिव भस्मासुर की कथाओं पे। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। मेरू लोक नाट्य कहा जाता है। सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है, तो गवरी मेवाड़ के भीलों द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कब प्रारंभ होता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में गवरी के लिए 3 स्टेटमेंट आ जाए तो आपको हर एक डिटेल जानकारी पता होनी चाहिए। तो यहाँ 40 दिन तक, लगभग 1.25 महीने तक इसका मंचन किया जाता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पात्र हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पुरिया बुढ़िया ये शिव जी के लिए, राई पार्वती जी के लिए, कुटकुड़िया है सूत्रधार जो विभिन्न बीच बीच में नाटिकाएं या विभिन्न कथानक जो होते हैं, कथाएं होती हैं, उनको जोड़ने के लिए बीच में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, कुटकुड़िया। और ये एक है झटपटिया, ये होता है हास्य कलाकार जोकर। और कुछ नाटिकाएं हैं इनसे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार की, गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियावड़ व नाहर, ये क्या है, ये गवरी के दौरान वंचित की जाने वाली छोटी छोटी नाटिकाएं हैं। तो गवरी मंचन में लगभग 9 अलग अलग कहानियां नृत्य और गीतों के साथ बताई जाती हैं। 40 दिन तक इसका मंचन होता है। और ये कहाँ किया जाता है, मेवाड़ के भीलों द्वारा। आप ये कमेंट्स में बताएं शेखावाटी का कौन सा लोक नृत्य है जो होली के दौरान किया जाता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको सही आंसर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन अभी फिलहाल किया था राजस्थान सरकार के द्वारा। कब से कब किया गया, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, कब से कब, 7 से 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कहाँ किया गया, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, सीतापुरा जयपुर के अंदर है ये, जेईसीसी। थीम क्या थी, कमिटेड एंड डिलीवर्ड। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है, कमिटेड एंड डिलीवर्ड। कमिटेड यानी निवेशकों को सुविधाएं देने के लिए समर्पित है, और डिलीवर्ड यानी जिनको टारगेट करती है उनको डिलीवर भी कर रही है, प्रदान भी कर रही है। तो इस तरीके से कमिटेड डिलीवर्ड ये थीम थी। कब किया, 7 से 8 अक्टूबर। कहाँ किया, जेईसीसी सीतापुरा के अंदर। देन यहाँ पे 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान को मिला है। और ये एग्जैक्ट फिगर देखें तो 10.44 है। और इससे कितने रोजगार सृजित होंगे स्टूडेंट्स, जब उद्योग धंधे लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी तो यहाँ निवासियों को रोजगार मिलेगा। कितने लोगों को, 10 लाख लोगों को। तो ये फिगर आप ध्यान कर सकते हैं यदि स्टेटमेंट फॉर्म में आए या कहीं पे आरएस जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब सरकार के क्या प्रयास हैं इस दिशा में, सरकार के प्रयासों का भी यहाँ उल्लेख किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। जैसे सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं सामाजिक सुरक्षा के तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यहाँ पे दुर्घटना बीमा 5 लाख तक का और 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाता है। तो इसमें क्या है, इस वजह से सामाजिक सुरक्षा जब प्रदान कर दी सरकार ने, तो कोई दुर्घटना होती है तो सरकार उसको कवर कर रही है। तो उससे लेबर अनरेस्ट यानी हड़ताल और जैसी समस्याएं नहीं होंगी, सरकार ने ये बताया। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेके आए, यानी कि विभिन्न प्रकार के अनुमोदन, विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां जो लेनी होती है किसी भी नए उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए अलग अलग विभागों की, वो एक ही जगह उपलब्ध करवा दी जाती है। वन स्टॉप शॉप, एक जगह सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो ये सरकार के कुछ अभिनव प्रयास हैं। देन एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एनफोर्समेंट एक्ट 2019 में लाया गया था। ये क्या है, एमएसएमई के स्थापना एवं प्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण के लिए
फैसिलिटेशन यानी सुविधाएं दे रहे हैं, सुदृढ़ीकरण, उनको हेल्प कर रहे हैं। और इसके तहत क्या सरकार ने बजट में घोषणा की थी, बजट 2022-23 में, कि हम 3 साल तक इनको छूट देंगे, को बढ़ा करके 5 साल की छूट कर दी गई। फिर यहाँ पे एक घोषणा हुई, कुछ घोषणाएं की गई हैं स्टूडेंट्स इसमें। एक घोषणा क्या है, रिको द्वारा, रिको क्या है अभी आगे चर्चा करेंगे, रिको का जब उल्लेख आया तो रिको के द्वारा कितनी इकाइयों की स्थापना की जाएगी, 147 नई इकाइयों की स्थापना की जाएगी। रिको के द्वारा 147 नई इकाइयों की स्थापना की जाएगी, ये सरकार ने अभी घोषणा की है। वर्तमान में 390 इकाइयां, और सरकार ने यह भी घोषणा की है 25 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। तो इन्वेस्ट समिट से संबंधित ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। कितने का निवेश हुआ है, 10.44 लाख करोड़ का। इससे कितने रोजगार सर्जित होंगे, 11 लाख रोजगार सर्जित होंगे। कितनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी, 147 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी, और 25 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है। यहाँ पे फर्स्ट डे जब सीएम साहब आए थे तो उन्होंने 25 नए औद्योगिक क्षेत्रों का शुभारंभ किया। तो यहाँ पे रिको का जब उल्लेख आया तो आपको देख लेना चाहिए रिको क्या है। रिको के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, यानी राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। रिको स्थापना कब की गई थी इसकी, 1969 में। ये भी क्वेश्चन आता है। मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। राजस्थान की औद्योगिक विकास को गति देने वाली ये क्या है, शीर्ष संस्था है। तो ये कहीं स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है आपके कि रिको की स्थापना इस ईयर की गई। इस तरह के क्वेश्चन अभी काफी बढ़ गए हैं, पहले आरएस जैसे एग्जाम में आते थे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ जाएगी, ये शीर्ष संस्था है, बिल्कुल शीर्ष संस्था है। किसके लिए, औद्योगिक विकास को गति देने के लिए। इसके क्या कार्य हैं, 2 कार्य हैं, देख लीजिए। पहला तो कि निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या करता है, औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं का विकास करता है। अब ये क्या होती है, जैसे सड़क है, बिजली है। दूसरा, ये वित्त भी प्रोवाइड कराता है, पैसा उपलब्ध करवाता है, और सड़क, बिजली ऐसी आधारभूत सुविधाओं का विकास करता है ताकि यहाँ पे निवेश आकर्षित हो। दूसरा क्या, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं विकास करता है। जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है, हर एक जिले में आपने देखा होगा रिको का इंडस्ट्रियल एरिया होता है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं राजस्थान में, 390। अभी क्या घोषणा की, 147 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करेंगे। इसके अलावा क्या घोषणा की गई है इसके दौरान घोषणा की गई रिप्स 2022 की। ये क्या है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, इसकी भी घोषणा की गई। और इसके अलावा क्या घोषणा की गई है, कोरोना काल में जो छोटे उद्योग धंधों को राहत देने के लिए क्या किया गया था, रिको एमनेस्टी स्कीम लाई गई थी। क्या लाई गई थी, रिको एमनेस्टी स्कीम लेके आए थे। और इसके तहत क्या किया गया था, जो उद्योग धंधों को नुकसान हो रहा था और उसमें जो छोटे उद्योग धंधे जो बंद पड़े थे, उनको पुनर्जीवित करने के लिए उनको कई तरह की छूट दी गई थी टैक्स वगैरह में। तो ये छूट कब तक थी, 30 सितंबर 2022 तक छूट थी। अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 21 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। तो अब साथ के साथ आप सूजस को कैसे पढ़ें, तो ये हाईलाइट कर रखा है, आप इसको देख लेना। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या किया है सरकार ने, फिनटेक पार्क स्थापित किया जयपुर के अंदर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बजट घोषणा में भी था। तो इस तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है, फिनटेक पार्क की कहाँ स्थापना की जा रही है, जयपुर के अंदर। किसके लिए, ये आईटी और फाइनेंस के लिए। और कौन स्थापित कर रहा है, रिको द्वारा। देन राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है, कहाँ, मुख्यमंत्री जी के गृह जिले जोधपुर के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, विभिन्न तरह के कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट कोर्स लाए जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित कर और भविष्य की जो तकनीकें हैं उनसे युवा उपलब्ध करवाएंगे, किनको, इंडस्ट्रीज को। ये आरएस स्पेसिफिक कुछ आंकड़े हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। जैसे ये बताया गया है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसका 25% हिस्सा राजस्थान में आता है। और इसके अलावा 40% बाजारों तक हमारी पहुंच हुई है। किस वजह से, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जो हिस्सा गुजरा राजस्थान से, उससे। खनिज संपदा की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। और क्या है, जिंक और लेड का एकमात्र उत्पादक राज्य है। सिरेमिक उद्योग के लिए आवश्यक अधिकांश खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इस तरह से क्या है कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रचुर संभावनाएं, आरएस जैसे एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ तो कुछ फैक्ट हैं, जैसे जिंक और लेड का एकमात्र उत्पादक राज्य हो गया। सिरेमिक उद्योग के लिए खनिज प्रचुर मात्रा में, खनिज यदि आपके टॉपिक है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ एक जिक्र आया कि एमएसएमई जो छोटे उद्योग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है, एमएसएमई की डेफिनेशन 2 तरह से डिफाइन है। क्या डिफाइन किया है यहाँ पे, कि निवेश के आधार पे और टर्नओवर के आधार पे। एम किसके लिए स्टैंड करता है, माइक्रो यानी सूक्ष्म, एस यानी स्मॉल यानी लघु, और एम यानी मीडियम मध्यम, एंटरप्राइज यानी उद्यम। तो इस तरीके से माइक्रो कौन होंगे, जिनके अंदर निवेश 1 करोड़ से कम हो। स्मॉल कौन से होंगे, जिनमें 10 करोड़ से कम सीमा तक निवेश हो। और मीडियम जिनमें 20 करोड़ की सीमा तक ही निवेश हो।
ठीक है। और टर्नओवर आप देख लीजिए, इसको सीधे सीधे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्नओवर की सीमा आ जाएगी। 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्यमों को कहेंगे माइक्रो, 50 करोड़ तक लघु एवं 100 करोड़ तक को मीडियम। ये टेबल है, ये याद कर लीजिए, एग्जाम में काफी रिपीटेड क्वेश्चन है यदि आपके एमएसएमई या उद्योग से संबंधित टॉपिक सिलेबस में। फिर एमएसएमई पॉलिसी की भी घोषणा की गई। सरकार के जो प्रयास हैं उनमें आपको बताया कि जैसे एमनेस्टी स्कीम लेके आए हम, इसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेके आए हैं, एमएसएमई पॉलिसी लेके आए हैं। तो एमएसएमई पॉलिसी एक बार और देख लीजिए आप शॉर्ट में। एमएसएमई पॉलिसी 2022 सरकार के द्वारा घोषित की गई है। इसमें क्या क्या टारगेट रखे गए हैं कि हम आने वाले समय में 20,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना करेंगे। उसमें क्या करेंगे, 10,000 करोड़ का निवेश होगा और इस तरह से 1 लाख रोजगार सृजित होंगे। नेक्स्ट क्या है, उनमें से 9,000 इकाइयों को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के सर्टिफिकेट हेतु सक्षम बनाएंगे, उनको सुविधाएं प्रदान करेंगे। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत ऐसे उत्पाद विकसित करने में जोर दिया जाता है जो काफी गुणवत्तापूर्ण हो, अच्छी क्वालिटी के, एनवायरमेंट पे वो जीरो इफेक्ट डालें उनके प्रोडक्शन के दौरान, यानी सतत विकास की बात करते हैं ये, और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इस तरीके से 9,000 इकाइयों को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेट हेतु सक्षम बनाएंगे। 20,000 नई इकाइयों की स्थापना करेंगे, उनमें 10,000 करोड़ का निवेश होगा और 1 लाख रोजगार सृजित होंगे। ये एमएसएमई पॉलिसी 2022 भी कवर होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आयोजित किए गए थे, विभिन्न सेशन आयोजित किए गए थे। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, कनेक्टिंग रूट्स एंड फर्जिंग पार्टनरशिप, यानी रूट से कनेक्ट करेंगे और पार्टनरशिप विकसित करेंगे। ये किसके लिए सेशन आयोजित किया गया था, एनआरआई जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनको यहाँ आके निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या था, एनआरआई को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए एक एनआरआई पॉलिसी और राजस्थान फाउंडेशन कार्य करता है, उसकी वेबसाइट ये भी लॉन्च की गई। तो एनआरआई के क्षेत्र में ये काम किया गया है। यहाँ पे 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो स्टूडेंट्स आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। हमारा जो इजी जो चैनल है ये इस हैंडल के साथ मिल जाएगा, यहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। देन हम देखते हैं कि रिप्स पॉलिसी की घोषणा की गई है। तो रिप्स पॉलिसी के बारे में यहाँ क्या कहा गया है कि राजस्थान को प्रदेश के सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करेंगे। और इसमें क्या है, हरित पहल, ग्रीन इनिशिएटिव, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और भविष्य की प्रौद्योगिकी जो है टेक्नोलॉजीज का विकास करेंगे, इनको बढ़ावा देंगे ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा निवेश को प्रोत्साहन मिले। तो यह राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2022, इसको कंप्लीट अलग से हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे यदि आप कमेंट बॉक्स में इसकी डिमांड करेंगे तो इस तरीके से हमने देख लिया। यहाँ पे कुछ 2 बड़े निवेश भी किए गए। अडानी समूह द्वारा क्या किया गया है, अडानी समूह द्वारा राज्य के 2 जिलों में सिविल हॉस्पिटल की घोषणा की है और उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा की है। इसी तरीके से वेदांता ग्रुप ने युवाओं और बालिकाओं के लिए जयपुर में खेल सुविधा विकसित करने हेतु भी घोषणा की गई है। एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लीजिए कि निवेश कितना हुआ है, 10.44 करोड़, लगभग 11 करोड़। रोजगार कितने विकसित होंगे, 10 लाख रोजगार विकसित होंगे। और हमने एमएसएमई को जो देखा तो एमएसएमई आरएस और यूपीएससी स्पेसिफिक कुछ आंकड़े हैं वो देख लेना कि एमएसएमई जो है उसका पूरे भारत में कितना ये रोजगार सृजन में योगदान है। 110 मिलियन यानी कि 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इतना रोजगार गहन ये क्षेत्र है। तो एमएसएमई का इसलिए विकास किया जाना चाहिए। हमारा जो जीडीपी है भारत का उसमें 30% योगदान है एमएसएमई क्षेत्र का, और जो निर्यात है उसमें 48%। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं एमएसएमई क्षेत्र का कितना महत्व है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारत सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, इसी वजह से इसके महत्व को देखते हुए कि आगामी जो 5 साल है 2020 से 25, 2020 में ये घोषणा की थी कि आगामी 5 सालों में हम जीडीपी में इसके योगदान को 30% से बढ़ा करके कितना करेंगे, 50%। और जो नए रोजगार होंगे इससे कितने सृजित हो जाएंगे, 5 करोड़ नए रोजगारों को सृजन होगा। और राजस्थान स्पेसिफिक भी कुछ आंकड़े देख लीजिए। राजस्थान में एमएसएमई का क्या योगदान है। राजस्थान की जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 24.5% इसका योगदान रहा है विगत 4 वर्षों में, जब हम एक्ट लेके आए थे एमएसएमई एक्ट 2019। तो इसके बाद जीएसडीपी में इसका इतना योगदान है। राजस्थान में 6 लाख उद्योग पहले से कार्यरत हैं और उनके अंदर लगभग ये कितना हो जाता है, ये 1/5 हो जाता है। हर 5 में से 1 इकाई क्या है, निर्यातक है। तो हमारे को ये विदेशी करेंसी में भी हेल्प करते हैं, विदेशी धन अर्जित करने में हेल्प करते हैं। और हमारी जो एमएसएमई पॉलिसी है हमने उसमें क्या कहा है, हम नई कितनी 20,000 नई इकाइयों की स्थापना करेंगे। ऑलरेडी 6 लाख से अधिक इकाइयां हैं, 20,000 और नई इकाइयों की स्थापना करेंगे। इससे कितना रोजगार सृजित होगा, इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हमने पूरे अच्छे तरीके से कवर किया है। आगे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो आयोजित हुए उनके बारे में दिया हुआ है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के बारे में आप देख लीजिए, इसका बजट कितना था,
कहाँ इसकी शुरुआत हुई, ये एक एक क्वेश्चन बनता है। बजट था 40 करोड़। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे, खेल दिवस पे। लूनी पंचायत समिति है, वहां की ग्राम पंचायत है पाल ग्राम पंचायत। ये एग्जामों क्वेश्चन आ भी चुका और आगे भी आएगा। पाल ग्राम पंचायत क्यों फेमस रहा? यहाँ से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन का शुभारंभ किया गया। 4 चरणों में इसका आयोजन किया गया। पहले जो 3 चरण थे, उन 3 चरणों में 2 लाख टीमों के 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से लगभग 10 लाख महिलाएं खेली। और ये पहला चरण था 19 अगस्त से 1 सितंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पे। और यहाँ जो विजेता टीमें रही उनके लिए सेकंड चरण था 12 सितंबर से 15 सितंबर तक, ये पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर पे। और जो तीसरा चरण था वो था 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, जहाँ पे जो जिला स्तर के खेल आयोजित किए गए। जो ब्लॉक स्तर की जो टीमें थी उनका जिला स्तर पे खेल आयोजित किए गए। और आखिर में जो चौथा चरण था वो राज्य स्तर पे आयोजित किया गया 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक। और इसमें 330 टीमों ने भाग लिया और जिनके 3000 खिलाड़ी थे। तो ये एक एक क्वेश्चन है, एक एक फैक्ट आप देख लीजिए। 4 चरणों में हुआ। पहले जो चरण थे उनके अंदर 2 लाख टीम, 30 लाख खिलाड़ी और उनमें 10 लाख महिलाओं ने भाग लिया। बजट कितना है? 40 करोड़। और पाल पंचायत है लूनी पंचायत समिति जोधपुर में, वहां से इसका शुभारंभ हुआ। तो ये इस प्रकार 29 अगस्त से लेकर के कब तक चले? 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को इसका समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा की? अब प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। और 26 जून 2023 से शहरी क्षेत्रों में भी हम क्या करेंगे? शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन करेंगे। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था शेरू। और इसका थीम सॉन्ग था चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलना। तो ये एक एक लाइन यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए। कुछ यहाँ पे ये भी देख लीजिए किस खेल में किस जिले की टीम प्रथम स्थान पे रही। तो यहाँ पे क्या 6 खेल थे, क्या क्या थे? कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, हॉकी। और ये 4 खेल तो कॉमन थे, ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए थे। और शूटिंग बॉल किसके लिए था? शूटिंग बॉल केवल पुरुषों के लिए था। और खो खो क्या था? केवल महिलाओं के लिए था। शूटिंग बॉल और वॉलीबॉल में इतना फर्क है कि शूटिंग बॉल में केवल एक हिट में इसको नेट के पार पहुंचाना होता है। वॉलीबॉल में हमें 3 हैंड परमिसिबल होते हैं, 3 हैंड हम यूज कर सकते हैं अगले अपोनेंट के उस पाले में पहुंचाने के लिए। तो आप इसके ये देख लीजिए, इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया। जैसे कबड्डी और वॉलीबॉल की महिला हनुमानगढ़ जिले की प्रथम स्थान पे रही और पुरुष में चूरू प्रथम स्थान पे रहा। टेनिस बॉल में कौन रहेगा? क्योंकि ये क्रिकेट के लिए इतनी एकेडमी वगैरह कहाँ है? जयपुर। तो जयपुर में महिलाओं की जयपुर टीम विजेता रही और बीकानेर जिले की पुरुषों की टीम विजेता रही। आप देख सकते हैं कि जैसे रवि बिश्नोई और इस तरीके से जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र में क्या है, क्रिकेट के लिए ज्यादा वो माहौल है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बीकानेर के पुरुष विजेता रहे और जयपुर की महिलाएं विजेता रही। हॉकी में दोनों, हॉकी के लिए कौन है? हमारा हनुमानगढ़ जिला, पुरुष और महिला दोनों में। शूटिंग बॉल केवल आपको बताया कि किन के लिए था? पुरुषों के लिए, और यहाँ हनुमानगढ़ जिला विजेता रहा। और खो खो केवल लड़कियों के लिए था और यहाँ पे सीकर जिले की टीम विजेता रही। आप देख लीजिए इसमें कितने 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, 10 लाख महिलाएं शामिल थी। प्रेम, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिला। इस तरीके से इस आर्टिकल में बताया गया है, इस आलेख में ये बताया गया। और इनका 29 अगस्त से लेकर के कब तक? 20 अक्टूबर तक आयोजन किया गया। कुछ सरकार की स्कीम्स बताई गई है, सरकार क्या क्या कर रही है। एक तो है आउट ऑफ टर्न नौकरी। आउट ऑफ टर्न नौकरी दे रही है, सीधे नौकरी दे रही है। जो ओलंपिक और इंटरनेशनल स्पर्धाओं में मेडल जीत के आ रहे हैं उनको 25 बीघा तक जमीन दे रही है। और इसके अलावा 2% रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में 2% कोटा निर्धारित किया गया। और जो इनके लिए इनामी राशि है वो बढ़ा दी गई है। कितनी? ओलंपिक में 3 करोड़ गोल्ड विजेता को, सिल्वर को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज विजेता को 1 करोड़। और एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स वहां पे कितना है? 1 करोड़ 60 लाख और 30 लाख। इसी तरीके से जो राज्य स्तरीय खेलों के अंदर कितना दिया जाएगा? 1,50,000 और 30,000 स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, देख लीजिए इसको। और ये इनामी राशि पे कई बार क्वेश्चन भी आया है। और आप देख लीजिए ये सारा जो इधर आर्टिकल में जो आलेख में छपा है वो आपको यहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में हैंड रिटन वे में प्रोवाइड करा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे ही इन्होंने ओलंपिक खेलों के अंदर ही अलग अलग जगह जाकर के मुआयना किया और वहां कई घोषणाएं की। तो यहाँ एक है मायरा की गुफा, उसके जीर्णोद्धार के लिए 5.40 करोड़ यानी 5 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट घोषित किया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मायरा की गुफा कहाँ है। मायरा की गुफा कहाँ है? ये उदयपुर में। इंपॉर्टेंट है काफी, देख लेना स्टूडेंट। मायरा की गुफा देना है कि सूरण गांव जो उदयपुर है वहाँ खेल स्टेडियम की घोषणा की गई, वहाँ खेल स्टेडियम का विकास किया जाएगा। तो जैसे आपने पाल पंचायत
तो मायरा की गुफा या सूरण गांव ये भी इम्पोर्टेंट है, ये देखते नहीं है हम यदि यहाँ पे सूजस में नहीं देखते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना आप। यहाँ पे आप एक और है आर्टिकल, ये क्या है, ऊर्जा से संबंधित है कि हमारे यहाँ पे कुल 24,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो यदि ऊर्जा आपके कहीं टॉपिक है तो आप देख लेना राजस्थान अभी कितना उत्पादन कर रहा है, 24,000। इकोनॉमिक सर्वे में लगभग 21,000 बताया गया था, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे कब जारी होता है, बजट के टाइम पे शुरुआत में वर्ष में, तो वहां पे 31 दिसंबर तक के आंकड़े होते हैं, 31 दिसंबर 2022 तक के। और यहाँ पे जो हम आंकड़ा देख रहे हैं ये लेटेस्ट आंकड़ा है, तो अभी कितना 24,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। उसमें अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, इनको मिलाकर के देखें तो लगभग 19,000 मेगावाट हम अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादित कर रहे हैं इस 24,000 में से। ये जुलाई 2022 का लेटेस्ट आंकड़ा है, जिसमें सौर ऊर्जा का कितना योगदान है, 14,500 मेगावाट, यानी इसको बोल सकते हैं 14.5 गीगावाट। 1,000 मेगावाट का गीगावाट बन जाता है तो 14.5 गीगावाट। और राजस्थान कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए 2021 के अंदर ही प्रथम स्थान पे आ गया था, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बन गया था। अब दूसरा नंबर है कर्नाटक का, तीसरा नंबर है गुजरात का। फिर पवन ऊर्जा, विंड ऊर्जा, इसमें कितना कर रहे हैं हम, 4.5 गीगावाट का, 4.5 गीगावाट या 4500 मेगावाट। और बायोमास से कितना कर रहे हैं, 125 मेगावाट। तो आप एक बार देख लेना, ये 14.5 गीगावाट या 14,500 मेगावाट सौर ऊर्जा, 4500 मेगावाट पवन ऊर्जा और बायोमास 125 मेगावाट। इस प्रकार से टोटल हम देखें तो 19,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा से, और टोटल कितना है, 24,000 मेगावाट। अब आप यहाँ पे एक चीज और देख लेना कि मुख्यमंत्री जी ने इसके साथ में क्या क्या प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की घोषणा की थी। कब की थी, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, 17 जुलाई 2021 को। और इसके तहत क्या किया जाता है, जो किसान है और उनके जो कृषि कनेक्शन है उनको 1,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है प्रति माह। पूरे साल भर में कितनी है, 1,000 के हिसाब से 12,000 रुपए की अधिकतम छूट दी जाएगी कृषि कनेक्शनों पे किसानों को। क्वेश्चन बनता है भीलवाड़ा मॉडल किससे संबंधित है, चर्चित भीलवाड़ा मॉडल क्या है, ये कोविड मैनेजमेंट, कोविड के दौरान जो मैनेजमेंट किया गया उसके लिए पूरे देश भर में भीलवाड़ा मॉडल चर्चित रहा। और यहाँ पे क्या किया गया था, जनप्रतिनिधि, सरपंच, MLA, MP, स्वयंसेवी संस्थाएं, NGO, धर्मगुरु, इन सबको साथ लेकर के कोरोना रोकथाम के लिए काफी अच्छे से मैनेजमेंट किया गया था, इसलिए फेमस है। साथ ही यहाँ पे एक योजना का जिक्र है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये क्या है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी काफी चर्चित और राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना। देख लेना क्या आंकड़े हैं, 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई। 10 लाख तक का निःशुल्क उपचार किया जाता है सरकारी और निजी चिकित्सालयों में। 5 लाख तक की दुर्घटना बीमा की जाती है, ये नया ऐड किया गया है। इसमें क्या है, उन्होंने 5 दिन पहले और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के आगे 15 दिन तक का पूरा जो खर्चा है, जांच, दवाओं का सारा शामिल किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कब से कब तक का इसमें कवरेज है। और इसमें निःशुल्क दिया जाता है किन किन को, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अंतर्गत पात्र परिवार, और समस्त विभागों में कार्यरत जो संविदा कार्मिक हैं, लघु एवं सीमांत कृषक जो 2 हेक्टेयर से कम तक की भूमि वाले हैं उनको। और कोविड-19 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्त परिवार जिनमें उनकी डेथ हो गई थी तो उनको क्या किया जाता है, कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त है तो उनको तो निःशुल्क, और बाकी अन्य सभी लोग भी इसमें क्या कर सकते हैं, 850 रुपए का प्रीमियम प्रति ईयर भुगतान करके उनकी पूरी फैमिली को क्या कवरेज मिल जाता है। तो ये पूरे भारत में ऐसी अभिनव पहल केवल राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। कुछ यहाँ पे विकास कार्यों की भी उल्लेख किया गया है, जैसे उदयपुर के 20 पंचायत समितियों में मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। आप ये इसको देख लेना, ये आर्टिकल में हाईलाइट कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। अभी देखिए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किए हैं राजस्थान सरकार ने। एक तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक साथ इतने बड़े लेवल पे इतनी टीमों और इतने खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया, तो ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। और दूसरा क्या, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गांधी जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा, और इसका क्या विश्व रिकॉर्ड बना, एक साथ इतने स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगा लिए, साथ में वैष्णव जन तो तेने कहिए गांधी जी का जो प्रिय भजन था उसकी गायन किया, तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अब इसमें कवर करते हैं कि जो 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती के अवसर पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने गांधी सद्भावना सम्मान दिया। और किनको दिया, ये समाज की उत्कृष्ट सेवा करने वाले 5 गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया। और इसमें क्या प्राइस रखी गई है, 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और शॉल, ये 500 जो विभूतियां आप इनको देख सकते हैं, जिसमें 2 तो मरणोपरांत हैं, डॉक्टर SN सुब्बाराव, नेमीचंद जी जैन,
जो 3 अन्य गांधीवादी विचारक कौन है, श्री अमरनाथ भाई जी, कुमार प्रशांत और डी.आर. मेहता, जिनको राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। तो इस तरीके से इन 5 विभूतियों को, गांधीवादी विचारकों को गांधी जयंती के अवसर पे मुख्यमंत्री जी ने क्या है, गांधी सद्भावना सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। कौन कौन है, डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव, नेमीचंद जैन। क्वेश्चन आ सकता है कौन मरणोपरांत किन किन को मिला, तो डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव, नेमीचंद जैन और अमरनाथ भाई जी, कुमार प्रशांत और डी.आर. मेहता को भी सम्मानित किया गया। अवसर आईसीटी विभाग का एक पोर्टल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक पोर्टल भी विकसित किया गया है और लॉन्च किया गया www.schemes.rajasthan.gov.in। जैसे पहले से ही क्या है, जन सूचना पोर्टल, जहां पे विभागों की कुछ सूचनाएं आरटीआई अधिनियम के तहत पारदर्शिता के तहत उपलब्ध कराई गई है। उसी तरीके से आईसीटी विभाग का पोर्टल लॉन्च किया गया और ये इंटीग्रेटेड पोर्टल है। इंटीग्रेटेड है, एकीकृत पोर्टल है। एक से ज्यादा विभागों की सूचनाएं, कितने की, 61 विभागों की टोटल 482 योजनाओं की जानकारी यहाँ पे मिलेगी, ताकि विभागों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी एक जगह मिल सके और लाभार्थी यहाँ जाके उसको सर्च करके उनका योजनाओं का लाभ ले सके। जन जागरूकता फैलाने के लिए ये सरकार का अभिनव प्रयास है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट हमारा यहीं पे पूरा होता है। जो है अक्टूबर महीने की सूजस है, उसका पार्ट 1 यहीं पे हम कंप्लीट कर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर बताएं कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा।